राज्य प्रशासनिक अकादमी के आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के सत्र की शुरुआत ही है ना। शुरुआत के कार्यक्रम में मैं अपने इस कार्यक्रम के मंच पर विराजमान SCS विनोद कुमार जी, सामने हमारे संदीप दुबे जी, SCS होम, सभी सम्मान्य अधिकारीगण और प्यारे मित्रों, शिक्षण और प्रशिक्षण में जो अंतर होता है वो आप सब जानते हैं। मैं उसी पे थोड़ी सी बात करूंगा। शिक्षण हमारी पहले जीवन में, स्कूल जीवन में हम किसी क्लास को निकाल लेते हैं एक बार, फिर बाद में पलट के उसको देखना नहीं, उससे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस परीक्षा के पास होने के पहले भी आपने एक बार परीक्षा दी, अब दोबारा पलट करके सर्विस में उस परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन कदम कदम पे आपको ऐसे कई प्रशिक्षणों के दौर से निकलते रहना पड़ेगा और उन दौरों के माध्यम से अपने आप को निखारना पड़ेगा। अपने ये जंगल में जब टाइगर जाता है तो टाइगर का एक बड़ा अच्छा शब्द लोग उपयोग करते हैं, उसको सिंहावलोकन कहते हैं। वो अपने आप का, खुद का, जब कोई उसके आत्मविश्वास से भरपूर होकर के भोजन अपने ढंग से करके निकलता है तो उसका बड़ा अच्छा शब्द है। ये हम सबके जीवन में काम का आता है। हमारी ऊर्जा, हमारा पिंड, हमारी क्षमता, हमारी योग्यता, अगर हम उसके अंदर झांक के देखेंगे तो वो भी अनंत सागर की तरह उसकी गहराई को नापना पड़ा अपने आप में, या उसको आगे बढ़ाने के मुकाम ढूंढना, ये भी आपकी बहुत बड़ी संभावना होती। लेकिन ये वही बात है कि जैसे आइंस्टीन के दिमाग का पोस्टमार्टम करके देखा गया, या कई सारे लोग जो कहते हैं कि कोई अपनी मस्तिष्क की क्षमता का कितना उपयोग कर पाया है, तो मस्तिष्क की क्षमता का उपयोग तो पूरा तो कोई करते ही नहीं, हम सब जानते हैं इस बात। और ऐसे शारीरिक क्षमता का, लेकिन चूंकि मैं यहाँ जिनको संबोधित कर रहा हूँ वो सब भविष्य के अलग अलग प्रकार के अपने अधिकार संपन्न अधिकारी बनने की संभावना की बड़ी पौध यहाँ बैठी हुई। और उस नाते से उस पौध से बात अगर करूंगा तो मैं भविष्य की संभावनाओं की शुभकामनाएं देता जाऊं। आप सबका जीवन भी उसी प्रकार से बने जैसा चंदन का होता है, जितना घिसा है उतनी सुगंध बढ़ती जाए। ये मैं आपको शुभकामना देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। हम सब जानते हैं कि परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको एक अच्छे अधिकार संपन्न व्यक्तित्व का मौका दिया है। और आप तो और कई मामलों में भाग्यशाली भी हो। एक बार अधिकारी बने तो जिंदगी भर रहोगे अगर सही चलोगे तो। लेकिन हम लोगों को तो हर 5 साल में परीक्षा देना पड़ती है। आज आपको ज्ञान विज्ञान की सारी बातें कर रहा हूं और कल में चुनाव में भारत माता की जय हो गया तो परसों आप नमस्ते कर लोगे। हमारी दुनिया से आपकी दुनिया का एक संबंध सीधा है, वो अच्छा है, जिसको आपको समझना चाहिए। हम में से तो ये दौर से निकलते रहते सारी बातें। इस दल का आदमी आएगा वो अपनी बात करेगा, इस दल का आदमी आएगा वो अपनी बात करेगा, और इधर से उधर से जो भी बात करेगा। लेकिन इस दलदल में आप हमेशा दिखोगे, आप कहीं नहीं बचोगे। अपने मुकाम पे आपको अपने आप को कैसे माइंड सेट करना होगा, तो ये आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में आप देखो तो आपको दिख जाएगा। अभी आपको अगर इस आंख से देखने की दूरी देखना हो, इस आंख से दूरी देखने की बताएं, तो अभी हम में से सब प्रयास कर ले कि बता तुरंत दिखाओ किधर से किसकी दिख रही। तो दिखा सकता है? जब तक दूसरी आंख बंद नहीं करो आपको डिसाइड करना मुश्किल जाएगा। एक आंख की डिस्टेंस कितनी है, दूसरी आंख की डिस्टेंस कितनी। ऐसे कई रहस्य हमारी बॉडी के अंदर है। ये आपको अपने वो सारी चीजें जब आप काम करने जाओगे तो आपकी फाइल में दिखाई देगा कि इसकी गहराई कहाँ तक है, इसकी दूरी कहाँ तक है, इसका इफेक्ट कहाँ पड़ने वाला है। आप कुछ करो तो करने का और न करने के बीच का। लेकिन मैं एक शुभकामना भी जरूर दूंगा। इस दुविधा में हमारे कई मित्र उसको टालने में विश्वास करते हैं कि हम इसको कैसे बच जाए, तो टालते वो जो कायर होते। कायर नहीं बनना, बहादुर बनना। हमको लगता है कि सही है तो जरूर उस दिशा में बढ़िए। जब आप सही उस दिशा में बढ़ते तो आपकी साख बनती, आपकी पहचान बनती।
आप में आत्मविश्वास होता है, परमात्मा का विशेष आशीर्वाद मिलता है। उसकी सफलताओं के झंडे कैसे गड़ते हैं, ये अपने वर्तमान में शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं के माध्यम से आज भी और अतीत के काल में भी देख सकते। कोई इससे डरने की जरूरत नहीं। एक नहीं, कितने उदाहरण पड़े लगातार। हमारे यहाँ उदाहरण है, आप ध्यान दोगे, अपने यहाँ अजीत डोभाल का उदाहरण है। उनका भी ऐसे कोई प्रशिक्षण हुआ होगा, ऐसे ही कोई अधिकारी थे, लेकिन आज उनका नाम ही काफी है कि नहीं। 2-3 नाम लूंगा आज के, बाकी अतीत के कुल नामों की तुलना कर लेंगे। एक अर्जुन मेघवाल जी आते, कानून मंत्री। कौन कौन जानता है उनको, जरा हाथ जो पहचानता है उनको बताएं यार। जो प्रशिक्षु बता वो बता दें, क्या है उनकी पहचान, क्या है, अधिकारी है, कैसे नेता है, क्या है, आगे कहां से चुने गए थे, पहले क्या करते थे, कौन बताएगा? बता, हाथ खड़ा कर। ये आप बता रहे थे कुछ, आप हाँ बता दें। राजस्थान में कहां से सांसद है? चलो किसी भी छह, आप इनके तीसरे नंबर वाले आपके दोनों हाथ बताओ, इनको दे दो माइक, दे दो भाई जरा, इधर माइक इधर घुमा के दो। आप पीछे से आते हो ना, आप लोग इधर खड़े रहो, सुनो इधर आओ, माइक वाले यहाँ से देखते रहो, आंख मार डाल के, जो देख रहा है हाथ उठा रहा है उसको बताओ। सर वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारी रहे हैं सर, विभाग वो। हाँ सर। तो फिर सर्विस में कितना टाइम रहे, छोड़ी कब, कैसे, क्या मालूम है? जानकारी, इसको जानकारी है? उनकी वेशभूषा देख के लगता है क्या कोई प्रशासनिक स्तर का अधिकारी हो और फेटा वेटा बांध करके 24 घंटे और धोती कुर्ते में घूमता, तो सबको कैसा लगता है? ये कहां से आ गए? उनकी वेशभूषा ऐसी लगेगी, लेकिन वो दोनों काम कर चुके हैं। राज्य की अपनी शासन की सेवाओं में भी रहे और अब मंत्री भी बैठी। एक और मंत्री है, कौन है? विदेश मंत्री। ये कितनी जल्दी बताइए। तो हमारे में से ये जो उदाहरण अभी भरे पड़े हैं, इन उदाहरण से ध्यान में आएगा ना आपको। अधिकारी बने तो अधिकारी बनने के बाद एक, इसके पहले सिन्हा जी थे, आजकल वो विवादास्पद भी है, लेकिन उनका एक डायलॉग बड़ा काम का है। बिहार में किसी मामले में कोई मंत्री से ठन गई उनकी, तो उन्होंने नौकरी को त्याग पत्र दिया। उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं आज से छोड़ता हूँ, तुम तो कभी नहीं बनोगे, लेकिन मैं तो ये भी बन गया और तुम बोलो वहां बन जाता हूँ। लेकिन ये उदाहरण मैं आपको इसी लड़ाने बढ़ाने के लिए दे रहा हूँ, या आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दे रहा हूँ। विक्रम और बेताल की कहानी किसने किसने सुनी होगी? सुनी क्या है कहानी विक्रम बेताल की? कौन विक्रम बेताल का एक थोड़ा जिसको इतिहास मालूम है कि बेताल क्या है? कौन बताएगा? ये भी कॉन्फिडेंस चाहिए, भले गलत बताए, बता तो सकते, दम तो चाहिए इतना। हाँ बताओ। बेताल एक प्रेत था सर, पेड़ पे रहा करता था। अच्छा, राजा विक्रम उनको लेने गए थे, अगर वो बोलते तो वो फिर उड़ के चले जाता था। फिर चलो मैं ये बता दूं, अगर आप गलत बोल रहे हो तो हो सकता है सर। सही कौन बताएगा? उधर देना जरा। हेलो, नमस्ते सर। जस्ट थोड़ा कहानियां हैं विक्रम बेताल की, और कहानियां एक सेंस में तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है आज की कहानी मत सुना, बताइए, बता दो बेताल कौन था? बेताल एक बुराई का प्रतीक। बुराई? जी सर। बस शुरू में यही गलत हो गया। बेताल गलत नहीं है, और बताओ किसको बता, आप बताएं। अभी आखिरी है, इसके बाद में ही चालू कर दूंगा, नहीं तो ये चलता है। नमस्कार। सर बेताल भट्ट के नाम से उनके 9 रत्नों में से एक रत्न। तो ये गलत तो नहीं थे ना? बेताल गलत थे कि सही थे? ये मतलब ये जो 2 उत्तर आए ना, भी आपको ध्यान हो,
एक ने कहा कि बेताल एक बुराई का प्रतीक है, तो आपका क्या मत है? सहमत है, असहमत है? बुराई का प्रतीक नहीं नहीं थे, प्रेत ठीक के रूप में थे, हैं? उनकी कहानियां हैं, वो प्रेत के रूप में उनको दर्शाया गया ये है। कहानी अलग बात है। अभी आपने एक अच्छा विषय लाए कि वो नवरत्नों में से, तो नवरत्नों में से 8 भी भूत हो गए, फिर अगर उनमें एक वो भूत हुए तो हो गए कि नहीं हो गए? इसका मतलब क्या? आपका ही उत्तर ये है। चलो मैं ले लेता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। मैं वो आपकी काम की बात बताता हूँ और ये मैं खत्म कर दूंगा, मेरे पास तो बहुत सारे आइटम इस चल ही करते हैं। बेताल और विक्रम, विक्रम ने अपने पराक्रम से, सुक्रम से अपना शासन की सारे व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदल दिया। तो जब एक व्यक्ति अपने पुरुषार्थ पराक्रम से शासन के सूत्र हाथ में लेता, तो अगर वो समझदार होगा तो वो अपने ऐसे सुयोग्य लोगों की मालिका बनाता, आसपास अपने मंत्रिमंडल के, अपने अधीनस्थ सारे सक्षम अधिकारियों की ढूंढ ढांड करके काम देता है। ऐसा भी उसको माना जाता है कि वो नवरत्नों की आविर्भाव जो हुआ वो विक्रम के टाइम से हुआ। बाद में हर शासक ने ऐसी अपनी कल्पना कर दी। अब चूंकि जब नवरत्नों की बात आती है तो तुरंत समझ में आ जाता है कि वो टैलेंटेड होंगे तभी तो उसमें आएंगे, है ना ऐसा? तो अभी आपने कहा कि विक्रम भी उसी में से थे, तो अपने आप आ गए। अब ये भी एक बात सही है कि जो सक्षम आदमी है, सुयोग्य आदमी है, अच्छा समझदार आदमी है, तो अगर शासन के शासक की बुद्धि से उसका तालमेल नहीं बनता है, अगर उसका कहीं उसका तालमेल नहीं होगा, उसकी समझ नहीं होगी, या कई बार वो परिस्थितियां सब विपरीत हो जाती है, तो अच्छा आदमी क्या थोड़ा सा हट जाता है। ऐसा मानने वाले बहुत कम है, लेकिन हमारे यहाँ भूत प्रेत की कहानी बना देते ना। जैसे चंदा मामा आती थी तो विक्रम बेताल की कहानी शुरुआत करने के लिए वो सालों साल पता नहीं कितने 1500 कहानी बना दी होगी। असली में तो केवल 25 कहानियां उनकी, और ये 25 भी कहानियां, उन कहानियों का प्रत्येक आखिरी में जाकर के लपोलुबाब आपको ध्यान में आएगा। तो वो बुद्धिमत्ता के उत्तर की अपेक्षा के साथ कहानी की जाए। प्रश्न से शुरुआत होती है, समाधान से खत्म होती है उत्तर देने के बाद। वैसे विक्रमादित्य का जीवन का वो बड़ा जो रोचक प्रसंग है, उस प्रसंग का सार ये है कि विक्रम एक बहुत बेताल, बहुत बुद्धिमान आदमी, और विक्रम वो व्यक्ति जो अपना शासन के सूत्र हाथ लेकर के ऐसे कई सारे लोगों के बीच में अपना जीवन एक पहचान बना भी रहा है। लेकिन वो बहुत बहादुर है विक्रम, और उदार भी उतना ही, दानशील भी उतना ही। तो उदारता, दानशीलता, पराक्रम, पुरुषार्थ, ये गुण होना अलग बात है। लेकिन कभी कभी जैसे ज्यादा पहलवान लोग भूले होते ना, ज्यादा ताकतवर लोग, तो विक्रम का एक पाठ ये भी जीवन का था कि वो उदार बहुत थे, जो मांगे देने के लिए तैयार है। तो विक्रमादित्य को जब लोग मैदान में नहीं हरा पा रहे तो कुछ न कुछ करते हैं। तो एक षड्यंत्रकारी विक्रमादित्य के पास आकर के साधु के वेश में उससे दान मांगता है कि मेरे को इसका कुछ दो मेरे को। तो वो विक्रमादित्य कहता मेरे पास जो मांगोगे मैं दूंगा। विक्रमादित्य से वो कहता कि वो बेताल वहां रहता है, उसको लेकर आओ, मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगा, ये मेरी इच्छा है, मैं तप कर रहा हूँ, उस तप में बलि चाहिए। वो दौर ऐसा था जब नरबली भी चलती थी। अब बेताल चूंकि शहर से बाहर अपना आश्रम बना के रहता था, और हो सकता उसके पास में कोई शमशान वमशान होगा, जंगल में तो ऐसे ही रहता है। तो ऐसा माना जाता है कि बेताल भूत नहीं है। लेकिन बेताल के पास जब ये जाता है तो बेताल जल्दी किसी समझदार आदमी रहता है, वो तुरंत हाँ करता है क्या किसी बात की, तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। अब विक्रम उससे जाके कहता है चलो तुम मेरे साथ। बोले कहाँ चलना है? बोले चलना तो बाद में, तुम बताओ तुम मेरे को ले जाने के अधिकारी हो क्या नहीं? तो वो एक एक करके 2 3 4 5 6 लगातार वो अपनी कहानी सुनाता है। बेताल बार बार उसको प्रश्न दिए जाता है, वो सब उसके उत्तर देता जाता। तो वो बुद्धिमान हुआ कि मूर्ख हुआ? बेताल बहुत बुद्धिमान। आखिरकार वो समझ लेता कि हाँ विक्रमादित्य मेरे लायक व्यक्ति है जिसके साथ में साथ दे सकता हूँ। वो सहमत हो जाते कि मैं चलना तैयार हूँ। फिर वो पूछते कि तुम बताओ मेरे को लेके कहाँ जाना चाहते हो? तो बेताल को विक्रम बता देते कि भैया वो मेरे पास एक सन्यासी आया, वो आपको चाहता था, मेरा काम उसको देना, मैं तो इसीलिए बस इतनी सोचता हूँ। तो बेताल कितना होशियार है ये हमको समझना चाहिए कि बेताल उसको काम में लगाता रहता है बार बार, लेकिन ये पीछे से जानकारी निकालता है ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है। वो तो हिलता भी नहीं वहां से, और वो कहता है कि विक्रम तुम मूर्ख हो, तुमको बाकी सब गुण बहुत अच्छे हैं,
लेकिन तुम जिसके पास मेरे को ले जाना चाह रहे हो वो तुम्हारा ऐसा उपयोग करेगा कि वो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर, मेरे तो बहाना है, पहले वो मेरे को मारना चाहेगा और बाद में वो तुमको मारेगा। वो मारने का कारण बता देता है कि वो आपके राज्य पे कब्जा करना चाहता है और तुम नादानी में उसकी मदद कर रहे हो जो तुमको मारना चाहता है, तुम्हारे राज्य हड़पना चाहता है। तुम जरा देखो तो सही तुम क्या करना चाह रहे हो। विक्रमादित्य घोचक्का रह जाते हैं, उन्होंने कहा चलो ठीक है आपने बताया तो मैं क्या करूं, कैसे निकलूं, मैंने तो कमिटमेंट कर लिया। तो बेताल फिर उसका रास्ता ढूंढ देते कि आप जब मेरे को ले चलो इस स्थिति में ले चलो कि जैसे मैंने आप मेरे हाथ पांव बांध दो, मेरे को लटका के ले चलो कि मैं तुमको बंदी बना के लाया, इस भाल में ले चलना। जब तुम ले जाके उसके सामने डाल दोगे तो फिर वो तुम्हारे सामने षड्यंत्र के नाते मेरे को तो बंदी बनवा ही लेगा वो, क्योंकि मैं उसके बंदी में होकर मेरी बात में हत्या करेगा। और आपसे वो कहेगा कि एक काम करो, अब तुम ले आए, बोले हाँ ले आए, तो बोले साधु तो अपने नियम से बंधे रहते, तो भेंट ऐसे नहीं लेते जब तक उनके सामने साष्टांग दंडवत नहीं करो, उनका प्रणाम नहीं करो। तो वो आपसे प्रणाम करने का बोलेगा, आप उसको प्रणाम करोगे तो आपकी तलवार से हत्या कर देगा, गर्दन काट देगा। तो बोले अच्छा फिर मेरे को क्या करना चाहिए, बोले तुम एक काम करना, तुम मेरे को ले चलो, ले चलने के बाद उसके सामने खड़े होकर के कहना कि साहब आप क्या करो, तो वो कहेगा प्रणाम करो, साधु प्रणाम मांगता है। तो आप कहना मैं तो राजा हूं, मेरे को प्रणाम आता नहीं, आप बताओ कैसे करना है। तो वो करके बताएगा तो तुम उसकी गर्दन काट देना, ये काम खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जीवन भर अपन राज्य चलाएंगे। तो मेरी आपकी इस प्रशिक्षण की पूरी बात यहाँ खत्म हो जाती है कि हम अपने पास आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढते रहे, सामने वाले के प्रश्न भी समझते रहे, एक दूसरे को जानते रहे और आपके जीवन में आप यशस्वी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।